हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग टाइम पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है गुप्त काल। इसमें मेरे पास एक 6th क्लास की बुक है हिस्ट्री की। उसमें कुछ टॉपिक दिए गए हैं, चैप्टर्स हैं हिस्ट्री से रिलेटेड, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। हम जो इसमें छोटे छोटे से टॉपिक हैं उनको डीपली नहीं पढ़ेंगे, नॉर्मली पढ़ेंगे, पर याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, ध्यान से पढ़िएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा गुप्त काल। तो गुप्त काल में आप सबसे पहले देखिए मेहरौली का लौह स्तंभ। देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। दिल्ली में स्थित मेहरौली लौह स्तंभ में चंद्र नामक शासक की विजयों का वर्णन है। तो जो ये मेहरौली का लौह स्तंभ है, इसमें किसका वर्णन किया गया है? चंद्र नामक शासक। ठीक है, इनकी जो विजय है उसका वर्णन किया गया है। इस चंद्र नामक शासक की पहचान इतिहासकार गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय से करते हैं। तो इसकी पहचान किससे की गई है? जो गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय थे उनके नाम से हम इनको चंद्र को जानते हैं। कुषाणों के पश्चात एक नए वंश का उदय हुआ। यह राजवंश गुप्त वंश के नाम से जाना जाता है। इस लाइन से हमें क्या पता चलता है कि जो कुषाण थे, कुषाण वंश था, उसके बाद कौन से वंश की स्थापना हुई थी? आपके गुप्त वंश की स्थापना हुई थी। गुप्त शासकों ने व्यापार, साहित्य, कला, स्थापत्य, विज्ञान एवं तकनीकी के विकास को बहुत प्रोत्साहित किया। गुप्त काल में देश धन धान्य से पूर्ण था। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि किस काल को भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। गुप्त वंशावली में प्रथम शासक के रूप में श्रीगुप्त तथा द्वितीय शासक के रूप में घटोत्कच का नाम मिलता है। तो गुप्त वंश के पहले शासक कौन थे? श्रीगुप्त। द्वितीय शासक कौन थे? घटोत्कच। ये दोनों ही प्रभावहीन शासक थे, तो मतलब इनका प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ा था। इस वंश के प्रथम प्रतिभाशाली शासक चंद्रगुप्त प्रथम थे। तो जो हमारा गुप्त वंश था, इसके जो सबसे शक्तिशाली पहले राजा थे वो कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम थे। इन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। तो किसको महाराजाधिराज की उपाधि दी गई थी? चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त प्रथम ने ही गुप्त संवत चलाया। इसकी रानी का नाम कुमार देवी था, जो लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी। इस वैवाहिक संबंध ने गुप्त सत्ता के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चलिए आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त शासक बना। तो ये जो समुद्रगुप्त हैं, ये किसके पुत्र थे? चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे। इंपॉर्टेंट लाइनें ही हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चंद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया तथा अश्वमेध घोड़ा अंकित मुद्रा को चलाया था। तो ये अश्वमेध यज्ञ किसने किया था? समुद्रगुप्त ने। और इन्होंने कौन सी मुद्रा चलाई थी? अश्वमेध घोड़ा अंकित किया था, ठीक है ना। समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। कौन सी प्रशस्ति में? प्रयाग प्रशस्ति में किसका वर्णन मिलता है आपको? समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने की थी। तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ से निकल के आती है। जो समुद्रगुप्त थे, इनके दरबारी कौन थे? कवि हरिसेन, ठीक है ना, जो कि इलाहाबाद स्थित अशोक स्तंभ का उत्कीर्ण है। नेक्स्ट देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय राजगद्दी पर बैठा। शक विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने चांदी के सिक्के चलाए तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। ओके, तो शक विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने क्या चलाए थे? चांदी के सिक्के चलाए थे। किसने चलाए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए थे। और इन्हें कौन सी उपाधि दी गई थी? विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट है कुमारगुप्त व स्कंदगुप्त। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद क्रमशः कुमारगुप्त व स्कंदगुप्त गद्दी पर बैठे। स्कंदगुप्त के शासन काल में गुप्त साम्राज्य पर हुनों का आक्रमण हुआ। ये भी एक इम्पोर्टेंट लाइन है कि भारत पर हुनों का आक्रमण कब हुआ था? तो स्कंदगुप्त के शासन काल में, ठीक है ना। हुन मध्य एशिया की क्रूर व बर्बर जाति के लोग थे।
प्रशासन, प्रशासन से पहले एक और लाइन है, स्कंदगुप्त के समय सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया गया। ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइन है। ये आपका जो अभी 2025 में एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। स्कंदगुप्त के समय सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया गया था। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है हमारी, बुद्धगुप्त के समय से ही गुप्त साम्राज्य विघटित होता चला गया। 6ठी शताब्दी के आरंभ में गुप्त वंश का अंत हो गया था। तो गुप्त वंश का अंत कब हुआ था? 6ठी शताब्दी के आरंभ में। चलिए आगे देखते हैं, जो गुप्त काल था वहाँ पे प्रशासन कैसे चलता था। गुप्त काल में सम्राट शासन का केंद्र होता था। राजा की सहायता के लिए मंत्री परिषद होती थी, जिसके सदस्यों को अमात्य कहा जाता था। गुप्त साम्राज्य भुक्ति प्रांत में विभाजित था। प्रांत के प्रमुख को उपरिख कहा जाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी। ठीक है, आगे देखते हैं, गुप्त काल में धर्म। गुप्त शासक वैष्णव धर्मानुयायी थे। इन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की। गुप्त शासकों का राजचिन्ह क्या था? गरुड़ था। गुप्त साम्राज्य की उपलब्धियां। संगीत में क्या क्या उपलब्धि थी? गुप्त सम्राट संगीत प्रेमी थे। कुछ सिक्कों पर वीणा बजाते हुए सम्राट समुद्रगुप्त का चित्र अंकित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है ना, कि वीणा बजाते हुए किस गुप्त शासक का चित्र अंकित है। ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है। तो किसका चित्र बना हुआ है वीणा बजाते हुए? समुद्रगुप्त का। कला, स्थापत्य, मूर्तिकला और चित्रकला इस युग की महान देन है। भूमरा नामक स्थान पर शिव मंदिर का चबूतरा और शिवलिंग ही शेष रह गए हैं। गुप्तकालीन मंदिर का सर्वोत्तम उदाहरण देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। ये देखिए यहाँ पर ये बना हुआ है दशावतार मंदिर, जो कि कहाँ पर है? देवगढ़, झांसी में। मूर्तियाँ हिंदू, वैष्णव, शैव, बौद्ध, जैन, जाति आदि सभी धर्मों से संबंधित हैं। मूर्तियों का निर्माण सफ़ेद बलुआ पत्थर से हुआ है। गुप्त काल में विशेष प्रकार के पत्थर के स्तंभ भी बना। आगे देखिए, औरंगाबाद, जो कि कहाँ पर है? आपका महाराष्ट्र में। ठीक है, के पास अजंता की प्रसिद्ध गुफा है। गुफा की दीवारों पर बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं का चित्रांकन, जिन्हें भित्ति चित्र कहते हैं, किया गया था। इन चित्रों के रंग आज भी लगभग वैसे ही हैं जैसे प्रारंभ में थे। जो गुप्त काल था वहाँ पे उस टाइम में साहित्य कैसा था? गुप्त काल में साहित्य के क्षेत्र में अत्यधिक प्रगति हुई। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न थे। इन नवरत्नों में कालिदास भी एक थे। तो कालिदास किसके समकालीन थे आपके? चंद्रगुप्त द्वितीय के। ओके, कालिदास की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी? अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभव। ठीक है, इनकी 3 रचनाएं थी, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम और कुमार संभवम। इसी काल में शूद्रक ने मृच्छकटिकम तथा विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस नामक प्रसिद्ध नाटक लिखे थे। ठीक है, विष्णु शर्मा द्वारा पंचतंत्र की रचना की गई। तो ये बहुत। आगे देखिए, टॉपिक है विज्ञान। गुप्त काल में विज्ञान की क्या स्थिति थी? इस काल में विज्ञान के क्षेत्र में विशेष प्रगति हुई। इस काल के प्रसिद्ध वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी गोल है, वह सूर्य का चक्कर लगाती है। इनके सम्मान में ही भारत में प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या रखा गया था? आर्यभट्ट रखा गया था। मेहरौली का लौह स्तंभ वैज्ञानिक प्रगति का एक बेजोड़ नमूना है। वराह मिहिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। वराह मिहिर प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि कोई शक्ति ऐसी है जो चीज़ों को जमीन के साथ चिपकाए रखती है। आज इसी शक्ति को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। पहायान के अनुसार गुप्त काल की सामाजिक स्थिति। विदेशी यात्री पहायान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में भारत आया था। विदेशी यात्री पहायान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय भारत आया था। उसने लिखा है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का शासन बहुत अच्छा था। इनके समय में प्रजा सुखी और धनी थी। लोग स्वतंत्रता पूर्वक व्यवसाय करते थे।
धर्मशालाओं में भोजन करने की समुचित व्यवस्था थी। राज्य में चोरी का नाम नहीं सुना जाता था। देश में शांति थी। राजा और प्रजा एक दूसरे के प्रति आदर और सम्मान का भाव रखते थे। पाहयान ने पाटलिपुत्र में एक विशाल चिकित्सालय देखा। चिकित्सालयों में रोगियों को मुफ्त दवा व भोजन देने की व्यवस्था थी। नगर में अनेक संस्थाएं थीं जहां दीन दुखियों की मदद तथा अपाहिजों की सेवा की जाती थी। गुप्त काल के लोग दानी और दयालु प्रवृत्ति के थे। गुप्त काल में लोग लहसुन, प्याज व शराब का सेवन नहीं करते थे। वे अहिंसक और सत्यवादी थे। ओके, कैसी रही आज की क्लास? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।